Hi everyone, welcome to part 2 of Liberalization, Privatization and Globalization. This is chapter 3 of Indian Economic Development, class 12 Economics. Well, continuing with this topic, first of all, we'll be discussing privatization. इस प्राइवेटाइजेशन का फर्स्टली आपको मीनिंग डेफिनेशन याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन मार्कर. सो definition goes something like it implies shedding of the ownership or management of a government owned enterprise. Management of a government owned enterprise. So definition ये है, आप इसके keywords याद कर लीजिए, which is shedding of the ownership or management of government owned enterprise. So these are the three words, shedding and ownership and management को हटा देना, वो भी किसके, government owned enterprise के. So there are two ways of how you can privatize your government owned enterprise. Firstly है कि government ही withdraw कर दे, withdrawal of the government from the ownership or management. तो government ही बोलते कि मैं इसको own या manage नहीं करता. सेकेंडली होता है कि आउटराइट सेल हो जाए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की. फर्स्टली तो गवर्नमेंट ये बोल देती है कि मैं इसे ओन नहीं करता, बट सेकेंडली कभी भी हो सकता है कि वो आउटराइट सेल ही कर दे पब्लिक सेक्टर कंपनी की. सो दीज आर द टू वेज हाउ प्राइवेटाइजेशन कैन हैपन. सो इससे एक और वे होता है विच एक्चुअली मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन मार्कर. आई हाईलाइट इट, वन मार्कर, इम्पॉर्टेंट वन मार्कर. सो डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली मीन्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज और द PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बाय सेलिंग ऑफ part of the equity of PSEs, part of the equity of PSEs to the public. तो इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं वो कुछ इक्विटी होल्ड करती हैं. तो अगर जब वो इक्विटी बेच दी जाती हैं या थोड़ी सी अगर उसका 50% भी बेच दिया जाए या फिर पूरी सारी इक्विटी बेच दिया जाए तो फिर और पब्लिक को बेच दिया जाए, उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. So I'll just highlight the key terms. Privatization of PSE. So privatization by selling off या फिर तो part या फिर whole of the PSE to the public. So privatization by selling off a part of the equity of the PSE to the public. So इनका aim क्या था इसका basically, जिससे कि फाइनेंशियल. सो वील राइट द एम ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज फर्स्टली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन. To improve financial discipline. Secondly, facilitate modernization. Thirdly, private capital and managerial capabilities. मैं आपको ये समझाऊंगी अभी. प्राइवेट कैपिटल एंड कैपेबिलिटीज़ का एफिशिएंट यूज़ होए. इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. So these are the 5 things that we aimed for. And so basically जैसे मैंने आपको बोला था कि फर्स्टली इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इसकी प्रॉपर पैसे का यूज़ हुए, फाइनेंस का प्रॉपर यूज़ हुए डिसिप्लिन से. सेकेंडली कि मॉडर्नाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन चैप्टर 1 दैट बाय मॉडर्नाइजेशन वी मीन दैट न्यू टेक्नोलॉजी कम्स टू पावर एंड सेकेंडली दैट दिस चेंज इन सोशल आउटलुक. थर्डली प्राइवेट कैपिटल, मतलब जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जो सारी नॉलेज है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को है वो उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाए. दैट इज़ प्राइवेट कैपिटल एंड कैपेबिलिटीज़ का एफिशिएंट मैनेजमेंट. इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द PSUs, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुए. और थर्डली इनफ्लो ऑफ FDI हुए.
FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो होने का मतलब है कि मोर ऑफ फॉरेन कंपनीज विल कम एंड इन्वेस्ट इन आवर कंट्री. तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे. कैसे? बिकॉज हमारे पास फॉरेन पैसा आएगा, तो हमारे पास जो रिजर्व्स हैं स्पेशली उस पैसे के लिए जो बाहर से आता है वो बढ़ जाएंगे. And this is the kind of foreign exchange reserves that we needed in 1991 as discussed in part 1 of this chapter. So now coming to globalization, which is the most easiest part and the most interesting part of this chapter. Globalization. So there's not much in globalization. First of all, you need to be thorough with the definition. It means integration of the country's economy with the world's economy. Integration of country's economy with the world economy. So this is what the globalization actually means. This is a definition. Now globalization actually means कि सबकी जो इकोनॉमी है वो लिंक हो रही है. there's lot of trade happening between different countries, lot of people. So there's this exchange of four things. Firstly, it's commodities, it's people, is capital and it's labor. सो ऑल इन ऑल 4 चीज़ें हैं जो टू एंड फ्रो जा रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के. दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. नाउ वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ आउटसोर्सिंग. बाय कॉन्सिक्वेंसेज आई मीन इज़ दैट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से आउटसोर्सिंग होती है. Now this is also a very important definition that you need to learn. So what is outsourcing? Outsourcing means hiring regular service from external sources. From external sources, mostly from other countries. Mostly from other countries, which was previously being provided internally. Or within the country. So basically outsourcing का मैं आपको मतलब समझा देती हूँ. It means कि अगर let's suppose this is a company ABC and it hires people from its own country. उसने ABC इंडियन कंपनी है, उसने इंडिया के ही लोग हायर कर रखे हैं टू प्रोवाइड व्हाट डू वी से अकाउंटेंसी करने के लिए. लेकिन व्हाट दे फील इज़ कि अगर हम एक US में बैठा हुआ बंदा अकाउंटेंसी कर रहा है पर कम पैसों पे कर रहा है तो मैं उसको ये काम ऑनलाइन दे देता हूँ बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट फॉर द लेबर टू बी देयर विद मी. द लेबर कुड परफॉर्म देयर फंक्शन और वो नेट पे मुझे सारे अकाउंटेंसी जो उन्होंने करा है वो मुझे भेज सकते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव फाउंड. सो वो फिर USA वाले बंदे को दे देते हैं. उससे दे विल ऑल्सो नॉट हैव टू पे फॉर एनी ऑफ देयर अकोमोडेशन और दी ऑफिस चार्जेस फॉर दैट एम्प्लॉय. The employee would be in US, it's in their workplace itself, in their country, and will do the work for the ABC Indian company. So this is what is outsourcing. तो अब इसकी की टर्म्स ये हैं कि रेगुलर सर्विस जो पहले प्रोवाइड की जाती थी इंटरनली या फिर कंट्री के अंदर अंदर से अब वो एक्सटर्नल सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज़ आउटसोर्सिंग. नाउ सो आउटसोर्सिंग में से कैसे कैसे वो थे, ऐसी कैसी जॉब्स थी जो वी कैन आउटसोर्स. वो ऐसी थी कि BPO की जॉब्स, विच इज़ कॉल सेंटर्स की जॉब, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, banking services, music recording, film editing, book transcription. These are all the examples of the kind of jobs that can be outsourced or from which the regular services can be provided from outside the country. Now outsourcing उन countries में ज़्यादा अच्छी होती है जिनके पास 2 चीज़ें होती हैं. Firstly, when they have IT, and secondly when they have good fast modes of communication. So now we'll be talking particularly about India because there's a very important question also on this. So firstly, India में ज़्यादा क्यों हुई है आउटसोर्सिंग. फर्स्टली हमारा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो वो है
लेबर इतना ज़्यादा है, बिकॉज देर सो मच अबांडेंट लेबर देर इज़ वेरी चीप कॉस्ट एट विच you can get your job done. So there's cheaper cost, or we can say low wage rates. Secondly is that skilled manpower, because in India a lot of people are educated and they have the right kind of engineering skills or the right kind of educational skills that you required. So this is skilled manpower. And thirdly, it is not mentioned in your book but generally एक NCERT question भी है, and a lot of times this question has been asked that why is India the most favorable destination for outsourcing. It is also a part of All India CBSE 2020 पेपर, सो यू मस्ट बी थरो विद दिस कि इंडिया एक आउटसोर्सिंग करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन क्यों है. इट इज़ बिकॉज फर्स्टली इट इज़ लो वेज रेट्स, कम पैसे देने पड़ते हैं, स्किल्ड मैन पावर है, एंड थर्डली हमारी IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और वी हैव फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. So this is why India is a globally known destination for outsourcing. Now talking about WTO, WTO is World Trade Organization, and ये 1995 में बनी है. इट्स 1995 में बनी है, एंड एक्चुअली ये पहले इट वाज कॉल्ड GATT. So GATT is basically General Agreement on Trade and Tariff. General Agreement on Trade and Tariff. So this was this WTO is the successor organization of GATT. So this is also very important one marker. So General Agreement on Trade and Tariff 1948 में बना था. It was formed with 53 countries. 53 countries was a part of it. And जो पर्पज़ के लिए बना था ये, इट वॉज फॉर दी मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को ध्यान देना था इसको. सो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पे ध्यान देना था. सो बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कंट्रीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी. सो दिस इज़ व्हाट द पर्पज़ GATT वाज मेड. लेकिन फिर WTO बनाया गया, और बेसिकली GATT को ही WTO में चेंज किया गया, और उसके मोर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हो गए. तो WTO के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर, नॉट वन मार्कर बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इट सेल्फ. इज़ दैट फर्स्टली वो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम रखता है, जिसमें आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो एक कंट्री नहीं रख सकती ट्रेड पे. सो देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, ये WTO मेक श्योर करती है. सेकेंडली ये है कि प्रोडक्शन इनलार्ज करनी है, और प्रोडक्शन इनलार्ज भी इस तरीके से करनी है कि इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की. वर्ल्ड रिसोर्सेज जो हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाए. अब ऑप्टिमली यूटिलाइज़ का मतलब आप पूछेंगे तो ये होता है कि जैसे अगर पेट्रोल किसी कंट्री में ज़्यादा मिल रहा है, तो वो इस तरीके से ट्रेड हो इनका कि वो ऑप्टिमली हर जगह यूज़ हो, ज़्यादा यूज़ ना करे कोई कंट्री, और कोई कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट ना कर रही हो मोर देन रिक्वायर्ड, कि लोग तो पॉपुलेशन तो बहुत कम है, बट दी कंट्री इज़ आस्किंग फॉर मोर एंड मोर इम्पोर्ट्स. So to make sure that utilization is optimal and that there's no extra utilization, or what is more than required utilization ना हो. Then thirdly is कि जैसे GATT जिस चीज़ के लिए बना था, वैसे ही बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए बना था ये. और नॉन टैरिफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हट जाने चाहिए. So they made sure that there were no more barriers in trade. So this is how now. अब ये भी एक और क्वेश्चन है कि स्कॉलर्स क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया मेंबर क्यों है WTO का. क्यों क्रिटिसिज्म आई है WTO की. क्रिटिसिज्म ऑफ WTO इसलिए आई है बिकॉज फर्स्टली डेवलप्ड नेशंस के अंदर मोस्टली ट्रेड होता है, या फिर आप ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाई आर इंडियन स्कॉलर्स क्रिटिकल अबाउट WTO. सो फर्स्टली इज़ दैट डेवलप्ड नेशंस के बीच में सारा ट्रेड होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया पीछे रह जाती हैं. सेकेंडली ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने अपने मार्केट ओपन नहीं कर रहे हैं,
फॉर ट्रेड। तो होता क्या है कि हम तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंडिया और अदर डेवलपिंग नेशंस इंपोर्ट कर लेती है डेवलप्ड कंट्रीज से, तो उनके पास पैसा आ जाता है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाता है, लेकिन वो हमसे कुछ बाय नहीं करते हैं बिकॉज उनके खुद के मार्केट्स ओपन नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। सो वी डोंट गेट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड वी डोंट बेनिफिट फ्रॉम एनी ऑफ द ट्रेड। थर्डली इज़ वी आर नॉट अलाउड एक्सेस, तो मतलब मार्केट ओपन नहीं है इसलिए हमारे पास एक्सेस नहीं है मार्केट का। So this is how the developing nations are suffering. Now I'll be discussing Indian economy during reforms and assessment, the last topic of this chapter. It is a very important topic और इसमें काफ़ी questions पूछे गए हैं. So I'll be covering the rest of it in the part 3 video. So stay tuned and I hope my sessions are working for you all. If there is any recommendation, I'm always open to feedbacks. So please like, comment, share it as much as you can with your classmates and all of your friends so that they can also avail this opportunity, and subscribe, please subscribe and suggest it to everyone as much as you can. Thank you so much.